नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। कई दशकों के संघर्ष, जन आंदोलनों और अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विरासत में मिली 2 सदियों के औपनिवेशिक शोषण से उपजी भयंकर गरीबी, भूखमरी, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन और जर्जर कृषि व्यवस्था। ऐसे में स्वतंत्रता को न सिर्फ संभालना था, बल्कि देश का नवनिर्माण भी करना था। यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी, लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व और नागरिकों के दृढ़ संकल्प के बल पर भारत ने इस विशाल चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उसे साकार भी किया और विकास की एक नई इबारत लिखी। कृषि में आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक झंडे गाड़ने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थिरता तक, भारत का यह सफर एक अभावग्रस्त देश से वैश्विक महाशक्ति और डिजिटल क्रांति के ध्वजावाहक बनने की एक अद्भुत और अदम्य गाथा है। आइए इस विशेष कार्यक्रम में देखते हैं स्वतंत्रता से लेकर अब तक के इस गौरवशाली सफर की पूरी कहानी। अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद भारत का सफर एक कृषि प्रधान, संसाधनहीन राष्ट्र से उभरकर वैश्विक आर्थिक, तकनीक और रणनीतिक महाशक्ति बनने की प्रेरणादायक कहानी है। यह भारतीय जनमानस का विश्वास और मेहनत, राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति, बुद्धिजीवियों की दूरदर्शिता, वैज्ञानिकों और उद्यमियों की दिन रात की मेहनत का परिणाम ही है कि देश ने आजादी के 80 सालों के अंदर विकास की तमाम सीढ़ियों को तय किया है और आज हम हर क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब घड़ी की सुई 12 बजा रही थी, तब भारत में एक नया सवेरा का उदय हो रहा था। लगभग 2 सदियों की औपनिवेशिक शासन के बाद भारत स्वतंत्र हो रहा था। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक अभूतपूर्व राष्ट्र निर्माण की शुरुआत भी थी। क्योंकि अंग्रेजों के चंगुल से हमने आजादी तो पा ली थी, लेकिन अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। ऐसे में स्वतंत्रता के वक्त भारत को एक बेहद कमजोर अर्थव्यवस्था, घोर गरीबी, व्यापक निरक्षरता और विभाजन का आघात विरासत में मिला। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद स्वतंत्रता के साथ ही साथ भारत के पास एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और सशक्त राष्ट्र निर्माण की स्पष्ट सपना, अपार आशा और उसे साकार करने की अटूट इच्छा शक्ति थी। इसी दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज का भारत 20वीं सदी के मध्य के नवजात गणतंत्र से बहुत अलग है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र और वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बन गया है। आज बैलगाड़ियों की जगह दौड़ती मेट्रो, गगनचुंबी इमारतें और अंतरिक्ष में तैरते उपग्रह एक सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ घर गांवों में, 1 करोड़ घर शहरों में, सब लगभग सभी के घर तक बिजली पहुंची है। लगभग सबके यहाँ तक नल से जल आ रहा है। सभी स्थानों पर शौचालय बन गए हैं और सभी महिलाओं को काफ़ी बड़ी संख्या में, मात्र 13 करोड़ हमारे एलपीजी कनेक्शन हुआ करते थे, इस समय 34 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हो गए। यानी कुल मिलाकर के एक तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई जीडीपी, जो दुनिया को दिखाई दे रही है कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ सबसे तेज़ी से गरीबी को कम करने वाली अर्थव्यवस्था। दोनों प्रकार से भारत की जो प्रगति है वो अभिनंदनीय है। आजादी के बाद राजनीतिक दृष्टि से भारत ने लोकतंत्र के एक साहसिक प्रयास के साथ अपनी यात्रा शुरू की। भारत की स्वतंत्रता के समय दुनिया के कई देशों और विशेषज्ञों को यह संदेह था कि भाषा, धर्म और संस्कृति में इतनी विविधता वाला राष्ट्र लोकतांत्रिक शासन को कायम रख पाएगा या नहीं। लेकिन भारत
और उसके नागरिकों ने अपनी लोकतांत्रिक आस्था, एकता और परिपक्वता के बल पर इन सभी आशंकाओं को निराधार साबित कर दिया। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर थी। भारत एक कमजोर, कृषि निर्भर और विदेशी सहायता पर टिकी व्यवस्था से जूझ रहा था। आजादी के समय स्थिति यह थी कि देश के पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही कृषि का बुनियादी ढांचा। साल 1950-51 में मात्र 5 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन 35 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए बेहद नाकाफी था। लेकिन भारत ने इस संकट को अपनी ताकत बनाया। बेहतर सिंचाई, वैज्ञानिक अनुसंधान, नई तकनीक और हरित क्रांति के बल पर कृषि क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो देश कभी एक एक दाने के लिए तरसता था, वह न केवल अपनी विशाल आबादी का पेट भर रहा है, बल्कि दुनिया भर में कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत 3,765 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है, जिसमें 2014 के बाद से ही 44% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। आज़ादी के बाद भारत ने हरित क्रांति के ऊपर काफ़ी सारा महत्व दिया, क्योंकि भारत पहले से ही एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। इसीलिए ये भारत को देखना था कि ये इकोनॉमी में आप कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि भारत का 70-80% का जो इकोनॉमी था वह एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। इसीलिए हमने हरित क्रांति को बहुत महत्व दिया। जो भारत ने प्रयत्न किया, जिसमें टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में डेवलप हो गई। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया सो दैट हमें वेदर के बारे में सटीक जानकारी मिल सके, जिससे हमारे फार्मर्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ायदा हुआ। आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ायदा हो रहा है। और अब हम खाली भारत का ही नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज़ादी से आज तक अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एक प्रवास था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुनिश्चित करने वाला प्रवास है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को आगे आने में काफ़ी सारी मदद मिल चुकी है। आजादी के समय अंग्रेजों की लूट ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। उद्योग न के बराबर थे और विकास दर सुस्त। लेकिन आज का भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जहां फलते फूलते स्टार्टअप, एक मजबूत सेवा क्षेत्र और एक बढ़ता हुआ विनिर्माण आधार मौजूद है। मार्च 2026 तक 2.23 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, जिन्होंने 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। स्टार्टअप्स हैं। अब पूरी दुनिया में हमें पता है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो यूथ ड्रिवन हैं, युवा के ज़रिए ये सब बन रहे हैं। और हमारे देश में ये स्टार्टअप्स हज़ारों के तादाद में हो गए हैं। कुछ तो यूनिकॉर्न भी हो गए हैं, जिसकी उनकी आमदनी $1 बिलियन से ज़्यादा है। और हर एक लेवल में स्टार्टअप्स हुए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स हुए हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी स्टार्टअप हुए हैं। आर्थिक सुधारों की इस यात्रा का असर आम भारतीय की आय पर भी साफ दिखता है। 1947 में जहां प्रति व्यक्ति आय 250 रुपए से भी कम थी, वहीं आज यह बढ़कर लगभग 2.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। एक समय राशन पर निर्भर रहने वाले देश से खाद्यान्न निर्यातक बनने और वैश्विक टेक दिग्गजों की मेजबानी करने तक का यह सफर साबित करता है कि 2026 का भारत आर्थिक रूप से बेहद सशक्त और आत्मनिर्भर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल समिट्स किए हैं ऑफ द ग्लोबल साउथ। सारे ग्लोबल साउथ के लीडर्स के साथ वर्चुअल समिट्स किए हैं कई बार, और हर बार लोग लीडर्स जो हैं ग्लोबल साउथ के, वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बड़ी खुशी से पूछा है कि ये हम भी ऐसा चाहते हैं और ये हम कैसे करें। आसियान के साथ हमारा बहुत रिलेशनशिप बना हुआ है। ईस्ट एशिया, जापान एंड साउथ कोरिया अगर देखें इन द नॉर्थ, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन द साउथ, ये सब एक दर्शाता है कि इन देशों की कॉन्फिडेंस जो है, इन देशों की ट्रस्ट भारत में बहुत बड़े पैमाने पे आ गई है। 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो हमारे पास पर्याप्त अनाज तक नहीं था। ऐसे में अंतरिक्ष की कल्पना भी दूर की कौड़ी थी। लेकिन भारत ने हर चुनौती को साहस से स्वीकार किया।
साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ हमारा अंतरिक्ष सफर 1963 में थुम्बा से दागे गए एक छोटी सी रॉकेट से होता हुआ आज मंगल और चांद तक पहुंच गया है। लैंडर मॉड्यूल 1969 में इसरो की स्थापना और 19 अप्रैल 1975 को पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण ने इस सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखी। भारतीय वैज्ञानिकों के इसी जज्बे का नतीजा है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। अंतरिक्ष यात्रा के इस गौरवशाली इतिहास में 18 जुलाई 2026 को एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा, जब भारत ने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित अपने पहले अंतरिक्ष यान विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण किया। इस कामयाबी के साथ ही भारत अमेरिका और चीन के बाद निजी क्षेत्र के दम पर ऑर्बिटल लॉन्च की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग 1980 से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम भारत की ज़रूरतों के लिए जो सैटेलाइट्स थे उसी का खाली लॉन्चिंग करते थे। लेकिन हाल ही में अगर हमने देखा होगा 2010-2012 के बाद स्पेसएक्स करके एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारा महत्वपूर्ण चेंज लाया है ग्लोबल स्पेस सेक्टर में। सो जो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ते जा रहा है सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, सो भारत ने उसमें प्रवेश कर दिया है और विक्रम-1 उसी की एक निशानी है कि स्काईरूट करके जो भारत का एक निजी क्षेत्र का कंपनी है, उसने पहली ही बार सफल परीक्षण किया है एक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने का। तो स्मॉल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट में भेजने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत अब उस मार्केट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। आज दुनिया में स्थापित हो गया है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत आगे है और वो ये भी बात है कि भी हम दुनिया में केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे, हम बहुत कम कॉस्ट पर उन सब बातों को कर पाने में सफल हो रहे हैं जिस पर अमेरिका और यूरोप और बाकी दूसरे देश बहुत भारी मात्रा में खर्च करते थे। जिस मून मिशन को अमेरिका ने $166 बिलियन खर्च करके पूरा किया, हमारे वैज्ञानिकों ने वो मून मिशन चंद्रयान के माध्यम से मात्र 615 करोड़ रुपए में, जो पूरे $1 बिलियन का 13वां हिस्सा भी नहीं है, और ऐसे स्थान पर पहुँचे, चंद्रमा के ऐसे भाग में पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया था। एक ज़माना था स्टार्टअप्स का, किसी ने नाम नहीं सुना था। आज स्टार्टअप्स हर क्षेत्र में जा रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 120 स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में नए युवा स्टार्टअप्स आ रहे हैं। 1947 में आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमाओं की सुरक्षा और तीनों सेनाओं थल, नभ और जल को सशक्त बनाने की थी। शुरुआती दौर में रक्षा उपकरणों के लिए भारत काफी हद तक विदेशों पर निर्भर था, लेकिन 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना के साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। आज भारतीय सेना के पास राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, MiG-21, MiG-29 और तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइलें, अर्जुन, T-19 भीष्म और T-72 अजया जैसे शक्तिशाली टैंक, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और INS अरिहंत और INS करण जैसी अत्याधुनिक पनडुब्बियों ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को अभेद बना दिया है। कि पिछले कह सकते हैं कि 10-12 साल में जो आत्मनिर्भर की ओर हम बढ़े हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स हमने बनाए हैं, किस प्रकार से हम 50,000 करोड़ तक निर्यात करने के तादाद पर खड़े हैं, किस प्रकार से हम तकरीबन 75% इंडिजनाइजेशन जो हम लोगों को बजट मिलता है, जैसे 7.81 लाख करोड़ का बजट, जिसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1,75,000 करोड़ जो हो जाए तो उसमें 75% भारतीय इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। आजादी के बाद रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों की सूची से निकलकर एक प्रमुख रक्षा उत्पादक और निर्यातक देश बन चुका है।
आज भारत के निर्मित रक्षा उपकरण दुनिया के 80 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं, जो वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती धमक और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। डिफेंस के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने ये सब सारी दुनिया को सब दूर स्पष्ट कर दिया कि हमारे मिसाइल सबसे बेस्ट हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम सबसे बेस्ट हैं, हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कितने चीन और बाकी मुल्कों टर्की वगैरह से जो उनको मिले थे ड्रोन्स, उन्होंने बहुत हज़ारों की संख्या में भेजे, एक भी ड्रोन अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका। और हमारे जितने भी मिसाइल पाकिस्तान में गए वहाँ के लोगों ने स्वयं स्वीकार किया और मीडिया में भी आया कि हमारे मिसाइल जो हैं, और उसी वजह से आज दुनिया भर में हमारे मिसाइल्स की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर हम वर्तमान हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे तो दशक लग जाएंगे कई उनको सप्लाई करने में। स्वतंत्रता के समय भारत तकनीक और संचार के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ देश था। उस दौर में डिजिटल क्रांति जैसी किसी व्यवस्था की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन आजादी के बाद भारत ने तकनीक के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व प्रगति की जो आज एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला बन चुकी है। आज डिजिटल इंडिया पहल, यूपीआई और व्यापक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने आम नागरिकों के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं अब सीधे लोगों की उंगलियों पर हैं। भारत आज ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे है। दुनिया के कुल लेन देन में अकेले यूपीआई की हिस्सेदारी 49% है। देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब भारत की कुल जीडीपी में लगभग 12 से 14% का महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारत ने पर्टिकुलरली जो यूपीआई का इन्वेस्टमेंट किया है और इनोवेशन किया है, इससे एक बहुत ज़्यादा तरह से मैं कहूँगा कि मेजर क्रांति आ चुकी है कि जहाँ पे अब एक आम आदमी भी डिपेंड नहीं रहता कि उसके पास कैश कितना है, वो एक यूपीआई के तरफ से काफ़ी सारा कैश ट्रांजैक्शन जो पहले होता था वो कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़, अगर हम पूरा भारत का डेटा देखें, आधार एक क्रांतिकारक कदम था, जीएसटी एक क्रांतिकारक कदम था। आपका जो डिजिटल सिस्टम्स है वो अब इतने प्रगत हो चुके हैं कि जहाँ पे दुनिया भर में भी ये चीज़ें डिजिटली नहीं हो सकती, वो भारत में होने लगी हैं। 1947 में आजादी के समय भारत केवल आर्थिक या राजनीतिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि कई गंभीर सामाजिक कुरीतियों से भी जूझ रहा था। लेकिन आजादी के बाद लागू हुए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कानून में हुए सुधारों और जन जागरूकता ने समाज को एक नई दिशा दी। इन सुधारों का सबसे बड़ा असर महिला सशक्तिकरण के रूप में सामने आया है, जिसमें पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया गया। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन और न्याय का अधिकार दिया गया। भारतीय सेनाओं में महिलाओं की स्थायी कमीशन और अग्रिम भूमिकाओं में भागीदारी लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई। आज भारत की महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर शासन, रक्षा, विज्ञान, खेल और व्यवसाय समेत हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। औपनिवेशिक काल में कभी भारत के भाग्य की चाबी ब्रिटेन के हाथों में थी, लेकिन आज का भारत अपने निर्णय खुद लेता है और अपनी नियति का निर्माण खुद करता है। आज वैश्विक मंच पर भारत एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है और ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरा है। आज भारत G20, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख मंचों पर न सिर्फ एजेंडा तय कर रहा है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति, भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार और हरित ऊर्जा एवं तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्वकर्ता बन चुका है। अगर हम देखेंगे तो भारत ने सक्सेसफुली G20 ऑर्गेनाइज कर दिया था। उसी के तरह भारत ने दिखा दिया था कि भारत का इंटरेस्ट काफ़ी दूर दूर तक के इलाकों में है। भारत ने अफ्रीका में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। एक मेजर एंगेजमेंट हमारा अफ्रीका के साथ हो रहा है। काफ़ी सारे छोटे कंट्रीज़ के साथ भी हमारा मेजर एंगेजमेंट हो रहा है। तब ये छोटे कंट्रीज़ को पता चल गया है कि अगर आपको ग्लोबल साउथ में किसी लीडर को देखने की ज़रूरत है तो वो भारत की तरफ देखता है।
और भारत ने भी कई महत्वपूर्ण कदम इस बारे में उठाए हैं। हाल ही में भारत ने एक AI समिट किया था। ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट समिट्स किए हैं जिसके दौरान भारत ने टेक्नोलॉजी में अधिक प्रगति की संभावना जताई है। और ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का अट्रैक्शन इसीलिए भारत के पास है क्योंकि जो विकसित टेक्नोलॉजीज़ हैं आज अगर साउथ में देखें, ग्लोबल साउथ में देखेंगे तो वो भारत के पास है। भारत AI के क्षेत्र में, क्वांटम के क्षेत्र में काफ़ी सारी चुनौतियों को ऑलरेडी फेस कर चुका है, लेकिन अभी हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में उसमें सक्सेस मिल रहा है। आजादी के 80 सालों में भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, इंटरनेट और हवाई कनेक्टिविटी समेत लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आई यह क्रांति आंकड़ों में साफ दिखती है। 1947 में देश की साक्षरता दर मात्र 14% थी, जो आज बढ़कर 80.9% से अधिक हो चुकी है। इसी तरह स्वतंत्रता के वक्त एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते आज बढ़कर 67 से 71 वर्ष हो गई है। सड़क और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हवाई कनेक्टिविटी तक भारत का परिवहन क्षेत्र आज दुनिया की किसी भी विकसित देश को टक्कर दे रहा है। बुनियादी ढांचे में आई इस क्रांति ने देश के विकास को नई रफ्तार दी है। वर्ष 1950-51 में जहां देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 19,811 किलोमीटर थी, वहीं मार्च 2026 तक बढ़कर यह 7 गुना से ज्यादा हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में सबसे तेज विस्तार 2014 से 2026 के बीच देखा गया, जहां इसमें 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो 2026 में बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गई। आज भारत 63.73 लाख किलोमीटर के विशाल नेटवर्क के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बन चुका है। इस अभूतपूर्व विस्तार ने न केवल दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी को आसान बनाया है, बल्कि देश में लॉजिस्टिक्स और आम नागरिकों के दैनिक आवागमन की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। स्टीम इंजनों से अपनी यात्रा शुरू करने वाली भारतीय रेल का नेटवर्क आज लंबाई के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। साल 1950 में जहां देश का रेल नेटवर्क 53,596 किलोमीटर था, वहीं आज यह बढ़कर 70,142 किलोमीटर तक फैल चुका है। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धि इसके अभूतपूर्व विद्युतीकरण में देखने को मिली। साल 2014 से पहले भारत के मात्र 20% रेलवे नेटवर्क का ही विद्युतीकरण हो पाया था, लेकिन मार्च 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जो दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे है। पिछले एक दशक में आई इस अभूतपूर्व तेजी ने न केवल रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया है, बल्कि देश में हरित और आधुनिक परिवहन के नए युग की शुरुआत भी की है। वैसे ही हवाई कनेक्टिविटी में भी भारत ने आजादी के बाद से आज तक लंबी छलांग लगाई है। 1947 में जहां देश में कुल 7 हवाई अड्डे थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। इनमें साल 2014 के बाद बने हवाई अड्डों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2014 के बाद से भारत में 92 नए हवाई अड्डों के निर्माण हुए हैं, जबकि 2014 तक भारत में केवल 74 हवाई अड्डे ही परिचालन में थे। 1947 में आजादी के समय भारतीय खेलों की पहचान मुख्य रूप से हॉकी और बाद में क्रिकेट तक ही सीमित थी, लेकिन 21वीं सदी और विशेषकर 2014 के बाद भारत ने एक बहुखेल संस्कृति वाले देश के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। भारतीय खेलों का कायाकल्प करने में 2017 में शुरू हुई खेलो इंडिया योजना ने मील के पत्थर की भूमिका निभाई है। गांव के खेतों और स्कूलों के मैदानों से युवाओं को तराशकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का चौथा स्थान हासिल करना देश की इस उभरती हुई खेल शक्ति की एक शानदार झलक पेश करता है। आजादी के 79 साल बाद आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है, जहां तकनीक न केवल जिंदगियां बदल रही है, बल्कि देश की प्रगति को भी नया आकार दे रही है। एआई की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन ने देश के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में ऐतिहासिक प्रगति की है।
इस मिशन के तहत 38,000 से अधिक जीपीयू की क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जो एआई अनुसंधान और नवाचार को नई गति दे रही है। एआई क्षेत्र में तेज विकास के बल पर भारत ने ग्लोबल एआई रैंकिंग में दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि दर्शाती है कि वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत अब केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रहा है। 1947 से लेकर आज तक का यह सफर न केवल भारत के अद्भुत बदलावों को दर्शाता है, बल्कि इसकी विविधता, जुझारूपन और अटूट उम्मीद की मिसाल भी है। अपने हर नागरिक के लिए स्वतंत्रता, गरिमा और प्रगति सुनिश्चित करने का राष्ट्र का संकल्प भारत के गौरवशाली अतीत को उसके स्वर्णिम भविष्य से जोड़ता है। आज स्वतंत्रता के 79 सालों बाद भारत एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।